हम्म। दुनिया ने बैक्टीरिया को सर्च कर लिया था। अब दुनिया को मिलना जरूरी था वायरस से। तो वायरस के लिए क्या हुआ, सबसे पहले इवानास्की आए जिन्होंने 1892 के अंदर टीएमवी वायरस की खोज की। टीएमवी, टोबैको मोज़ैक वायरस। इन्होंने टोबैको प्लांट्स की लीफ के ऊपर एक इन्फेक्शियस एजेंट को सर्च किया, जिसे आज दुनिया टोबैको मोज़ैक वायरस के नाम से भी जानती है। साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर एक डिबेट छिड़ गई कि क्या ये जो एजेंट आया है ये कोई डिजीज को कॉज कर रहा है क्या। तो इसके लिए तो इवानास्की ने बता दिया कि हाँ, ये टोबैको प्लांट के ऊपर डिजीज कॉज कर रहा है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट कम्युनिटी में डिबेट थी कि क्या ये भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उस वक्त क्या था, सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनिज्म का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पूरी दुनिया जान चुकी थी, बैक्टीरिया। तो अभी साइंटिफिक जितनी भी रिसर्च चल रही थी उसमें ये तो पता चल गया कि हाँ, टोबैको प्लांट पे कोई इन्फेक्शियस एजेंट है जिसकी वजह से डिजीज हो रही है। बट अभी भी ये जानना था कि क्या ये वही सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या ये बैक्टीरिया ही है। तो इसके लिए क्या हुआ, 1898 के अंदर 1898 में बेजरिंग महोदय जी आए। बेजरिंग ने ही हमें ये बताया कि जो वायरसेस हैं वो बाकी के सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग है। और उन्होंने इसे एक प्रैक्टिकल के थ्रू दुनिया के सामने बताया कि ये जो वायरसेस हैं ये एक फिल्टर से भी क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं। क्या होता है, जैसे कुछ फिल्टर्स होते हैं, जिससे अभी मैं बताऊंगी। मानो ये कोई फिल्टर है, इस फिल्टर में से क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो अपनी साइज के कारण क्रॉस नहीं कर पाता। ठीक है, बैक्टीरिया जो होगा वो अपनी साइज के कारण क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं, किससे, माइक्रोस्कोप से। हम बैक्टीरिया को लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, बट बेजरिंग ने ही बताया कि ये जो न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि टोबैको प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज कर रहा है, ये इस फिल्टर वाले एरिया को भी क्या कर रहा है, पास कर सकता है। ठीक है, ये इसको भी पास कर सकता है। तो वो कैसे बताया, क्या था, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करें। तो बेजरिंग का हम एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। उसने क्या किया था, उसने क्या किया था, इस तरीके से एक अगार जेल का फिल्टर यूज किया। इसमें क्या था, अगार जेल। अगार जेल जो था वो एक तरीके से फिल्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, दो प्लांट्स लिए। दो प्लांट्स के अंदर ये वाला जो प्लांट था, ये हमारे पास में फर्स्ट प्लांट के लिए, और ये हमारे पास में सेकंड प्लांट। ठीक है, इसमें क्या था, जो ये वाला प्लांट था ये किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड था, मतलब इसमें बैक्टीरियल डिजीज थी। इसमें क्या थी, बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, इस वाले प्लांट को ऑलरेडी क्या थी, बैक्टीरियल डिजीज थी। तो क्या किया बेजरिंग ने इस अगार जेल से इसको पास आउट कराया। ये पूरा अगार जेल है, इससे इस प्लांट की जो लीफ थी इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको क्या करा, पास आउट कराया। ठीक है, पास आउट कराने के बाद में जो फिर एक्सट्रैक्ट निकला, जो भी एक्सट्रैक्ट आया, उस एक्सट्रैक्ट को क्या देखा बेजरिंग ने, ये बिल्कुल प्योर था, मतलब बैक्टीरिया फ्री था। क्या था ये, बैक्टीरिया फ्री। अब इसको कैसे पता लगाया कि ये बैक्टीरिया फ्री था, कैसे पता लगाया, उसके लिए उन्होंने एक हेल्दी प्लांट लिया वापस से, और उस हेल्दी प्लांट के ऊपर, इस हेल्दी प्लांट के ऊपर जो ये एक्सट्रैक्ट आया उसका स्प्रे किया।
ठीक है। स्प्रे करने के बाद में ये निकला, ये रिसर्च निकली, स्प्रे करने के बाद में रिसर्च निकली कि जो एक्सट्रैक्ट आया था वो बिल्कुल प्योर था, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं था। बैक्टीरिया नहीं था इसका मतलब इस प्लांट के ऊपर कोई भी डिजीज नहीं आई। तो इससे क्या निकला कि इस अगार जेल से होकर के वो बैक्टीरिया पास हुआ ही नहीं। मतलब वापस से मैं बता रही हूँ, क्या हुआ, एक प्लांट की लीव ली, उसके अंदर बैक्टीरियल डिजीज पहले से थी, उसे अगार जेल से पास आउट कराया। पास आउट कराने के बाद में जो एक्सट्रैक्ट निकला, उस एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या देखा, वो बिल्कुल प्योर था, बिल्कुल प्योर फॉर्म के अंदर वो एक्सट्रैक्ट था, मतलब उसमें बैक्टीरिया नहीं था। अभी कैसे जानोगे आप, उस एक्सट्रैक्ट का इन्होंने स्प्रे किया, किसके ऊपर किया, हेल्दी प्लांट के ऊपर। जब हेल्दी प्लांट के ऊपर उसका स्प्रे किया तो उस हेल्दी प्लांट को कोई डिजीज नहीं हुई। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, ये प्रूफ हुआ कि वो जो बैक्टीरिया है वो अगार जेल को क्रॉस नहीं कर पाया। तो यहाँ पे अगार जेल ने किसकी तरह काम किया, एक फिल्टर की तरह काम किया, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा भी था कि एक फिल्टर होता है, ठीक है। तो अगार जेल ही वो फिल्टर थी। अब जो फर्स्ट प्लांट था इसके अंदर क्या था, इसको आप समझ लो वो टोबैको वाला प्लांट था। कौन सा वाला प्लांट था, टोबैको वाला प्लांट, ठीक है। इस प्लांट के लीफ के अंदर क्या किया, वही सेम प्रोसेस करी। सेम प्रोसेस में क्या किया इन्होंने, इसके एक्सट्रैक्ट को अगार जेल से पास आउट कराया, ठीक है। पास आउट कराने के बाद में क्या हुआ, जो एक्सट्रैक्ट निकला, सबने तो यही सोचा कि ये भी जैसा कि बैक्टीरिया सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वैसा ही होगा। सब इसी होप में थे कि इससे जब हम हेल्दी प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे तो कोई भी डिजीज कॉज नहीं होगी। लेकिन सारी दुनिया हैरान हो गई बेजरिंग के इस एक डेमोन्स्ट्रेशन से। क्या हुआ, उस एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करा हेल्दी प्लांट के ऊपर, और हेल्दी प्लांट के ऊपर स्प्रे करने से क्या पाया उन्होंने कि अब ये हेल्दी प्लांट भी उस वायरस से डिजीज कॉज कर रहा। तो मैं वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्या हुआ, सारी दुनिया ने सेलुलर ऑर्गेनिज्म का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म सर्च कर लिया था, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की वजह से बहुत सारे डिजीज भी हो रही थी। तभी 1892 के अंदर इवानोस्की ने एक इन्फेक्शियस एजेंट को सर्च किया जो कि टोबैको प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, जिसे आज हम टोबैको मोज़ेक वायरस के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या हुआ, साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर एक डिबेट छिड़ी कि ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है क्या ये बाकी के सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह है। मतलब डिबेट यही थी ऑब्वियसली कि सब लोग बैक्टीरिया को ही जानते थे, तो क्या ये भी बैक्टीरिया है। फिर उसके बाद में 1898 के अंदर बेजरिंग महोदय आए। बेजरिंग ने ही अपना एक प्रैक्टिकल दिया, उस प्रैक्टिकल के द्वारा बेजरिंग ने ये समझाया कि नहीं, ये बाकी के सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह तो नहीं है। उस प्रैक्टिकल का कैसे किया, कुछ इस प्रकार से बेजरिंग ने उस प्रैक्टिकल को किया। उन्होंने क्या करा, एक अगार जेल का फिल्टर लिया। ये अगार जेल है, ये एक फिल्टर की तरह काम करेगा। उन्होंने 2 प्लांट्स लिए। जो ये वाला प्लांट था इसके ऊपर ऑलरेडी बैक्टीरियल डिजीज थी, और ये वाला जो प्लांट था वही टोबैको वाला प्लांट लगा लो कि वो टोबैको प्लांट था। तो मतलब इसका अभी हमें नहीं पता है, इस वाले प्लांट पे जो डिजीज है उसी को हमें बताना है, उसी को हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों सेम है। तो एक प्रैक्टिकल चला, उसमें क्या हुआ, इस वाले प्लांट का एक्सट्रैक्ट लेकर के इस अगार जेल से पास आउट कराया। अब इस पास आउट कराने के बाद में जो एक्सट्रैक्ट निकला वो एक्सट्रैक्ट बिल्कुल प्योर फॉर्म में था। प्योर फॉर्म में मतलब वो बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री था, उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं था। इसको कैसे पता लगाया, जब इस एक्सट्रैक्ट को यानी कि बिल्कुल प्योर एक्सट्रैक्ट को स्प्रे किया गया किस पे, हेल्दी प्लांट के ऊपर, तो हेल्दी प्लांट के अंदर कोई भी डिजीज नहीं पाई गई। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि यहाँ पे वो जो बैक्टीरिया था वो उस अगार जेल को पास आउट नहीं कर पाया। दूसरे प्लांट पे आए जो कि टोबैको का प्लांट था, उसकी भी लीफ से एक्सट्रैक्ट निकाला, उस एक्सट्रैक्ट को अगार जेल से पास आउट किया। पास आउट करने के बाद में जो एक्सट्रैक्ट आया, पूरी दुनिया यही सोच रही थी कि ये जो एक्सट्रैक्ट आएगा ये एक्सट्रैक्ट
इस प्लांट की लीफ को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। बट बेसरिंग ने बिल्कुल चौंका दिया। जो स्प्रे निकला उस स्प्रे को जब यहाँ पे स्प्रे किया गया तो क्या निकला, ये प्लांट भी उसकी वजह से, उस इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से इन्फेक्टेड हो रहा था। तो जो ये स्प्रे था, मतलब जो फ्लूइड निकला, उसे क्या नाम दिया गया, इस फ्लूइड को नाम दिया गया कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडियम। जो एक्सट्रैक्ट निकला उसे बेसिक ने नाम दिया कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडियम। तो पूरी दुनिया सोच रही थी टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसे कि यूनोस्की ने सर्च किया, फिर बेसरिंग जिसने कि बता दिया कि कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइड होता है जो कि उस फिल्टर को क्रॉस कर पा रहा है। मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकला कि हाँ, ये बैक्टीरिया तो नहीं हो सकता, क्योंकि बैक्टीरिया पास आउट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद में हमारे पास में 2 और नए हीरो आए। 1915 की बात, 1915 में 2 नए और साइंटिस्ट थे, टॉड और हर्ले। 1915 में जो ये 2 हीरो थे, टॉड और हर्ले, इन्होंने दुनिया को चौंका दिया। कैसे चौंकाया? वो ये कि टॉड और हर्ले ने ये डिस्कवर कर लिया था कि ये जो वायरस है, यानी कि जो ये कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइड था, ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर रहा था। मतलब जो वायरस था वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता था। लीफ को इन्फेक्ट कर ही रहा था, लेकिन जो वायरस था वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्शन दे रहा था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? आप सबको पता है, इसे हम जानते हैं बैक्टीरियोफेज। सब जानते होंगे कि 1915 में टॉड और हर्ले ने बैक्टीरियोफेज को सर्च किया। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर रहा था। टॉड और हर्ले की खोज के बाद में 1943 के अंदर स्टेनले मॉस दिया। स्टेनले ने बताया कि जो वायरस होता है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों पाया जाता है। और इस खोज के लिए स्टेनले को 1946 में नोबेल प्राइज भी मिला। वायरस को किस तरीके से डिस्कवर किया गया? पहले इवानोस्की आए, जिन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में डिस्कवर किया। इवानोस्की के बाद में बेसरिंग आए, जिन्होंने कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइड का जो शब्द था वो निकाला। फिर उसके बाद में टॉड और हर्ले आए, उन्होंने बैक्टीरियोफेज वर्ड दिया। और उसके बाद में स्टेनले आए, स्टेनले ने ये बताया कि ये जो वायरस होता है इसमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है और प्रोटीन भी होता है, दोनों इसके अंदर पाए। तो अगर देखा जाए तो वायरस क्या होता है? ऑब्लिगेट होता है। ऑब्लिगेट भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको होलो पैरासाइट भी बोल सकते हैं। अब ये ऑब्लिगेट टर्म क्या होती है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमारे पास में 2 टर्म होती है, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट में वो पैरासाइट आते हैं जो विदाउट होस्ट सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और फैकल्टेटिव में ये होता है कि वो विदाउट होस्ट भी सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है। सो वायरस क्या होता है? ऑब्लिगेट और होलो पैरासाइट होता है। मतलब जब होस्ट रहेगा, होस्ट वाली सेल प्रेजेंट रहेगी, तभी वो सरवाइव कर पाएगा। ये वायरस की खासियत है। वायरस होता है वो सेल्फ रेप्लिकेट करता है। सेल्फ रेप्लिकेट विदाउट इन्वॉल्विंग इन ग्रोथ एंड डिवीजन। मतलब ग्रोथ और डिवीजन नहीं करेगा,
रेप्लिकेट करेगा बट विदाउट इन्वॉल्विंग इन ग्रोथ एंड डिवीजन। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। प्रोसेस के और पढ़ लेते हैं। वायरस क्या होता है? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है। लाइट माइक्रोस्कोप से तो आप इसको देख ही नहीं पाओगे। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप मतलब कि आप ये समझिए कि जैसे कि ये कोई पिन है, ठीक है, इस पिन का ये जो हेड है, इस हेड के ऊपर लगभग 5 मिलियन वायरसेस प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसको आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख पाओगे। तो ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है विदाउट ग्रोथ एंड डिवीजन, और इसके अलावा ये हाईली इन्फेक्शियस होता है। हाईली इन्फेक्शियस जो हम बात कर रहे थे ना ह्यूमन पेप्लोमा वायरस की, तो ये वायरस कैटेगरी में आता है। तो मैंने सोचा कि ना वायरस को भी और अच्छे से समझाया जाए कि किस तरीके से खतरनाक है, इसलिए हमें एचपीवी वैक्सीन को लेना क्यों ज्यादा जरूरी है। तो वही पहले मैं सोच रही थी कि एचपीवी के बारे में पढ़ने से पहले, जो वायरस है उसे पढ़ने से पहले हम वायरस को तो समझ लें। तो आप ये समझ पा रहे हो कि वायरस कितना ज्यादा खतरनाक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, हाईली इन्फेक्शियस। हम बात कर रहे थे कि ग्रोथ और डिवीजन नहीं करता। मतलब क्या होता है इसके अंदर कि ग्रोथ और डिवीजन नहीं करता। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है बट ग्रोथ और डिवीजन नहीं करेगा। थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। क्या होता है? जो होस्ट सेल रहती है, जो होस्ट सेल रहेगी, ये पहले ही बता दिया है कि जो होस्ट सेल रहती है अगर वो रहेगी तभी क्या होगा, ये वायरस सेल्फ रेप्लिकेट कर पाएगा। अगर होस्ट सेल नहीं होगी तो वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वायरस क्या होता है, ऑब्लिगेट होता है और होलोप्लास्टिक होलोपैरासाइट होता है। तो जो होस्ट सेल रहेगी उसके अंदर क्या होगा, जैसे मानो ये कोई वायरस है, ये 1 नैनोमीटर का। मैं जो यहाँ पे टर्म आपको समझाना चाह रही हूँ, सेल्फ रेप्लिकेटिंग और ग्रोथ और डिवीजन, इन तीनों को कैसे आपको डिफर करना है। तो जो वायरस है वो 1 नैनोमीटर का है। क्या हुआ, ये होस्ट सेल के अंदर क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। रेप्लिकेट मतलब ये 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है। ये क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, बट ये ग्रोथ नहीं करेगा। ग्रोथ मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये 1 नैनोमीटर का आगे जाकर के 2 नैनोमीटर का हो जाए। ये क्या हुआ, ग्रोथ का फैक्टर हुआ। और ऐसा भी नहीं होगा कि ये 1 नैनोमीटर का आगे जाकर के 0.5 और 0.5 नैनोमीटर के 2 भाग बना, ऐसा भी नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि ये 1 नैनोमीटर का है, सेल्फ रेप्लिकेट करेगा तो 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर। ऐसा नहीं होगा कि 1 नैनोमीटर का आगे जाकर के रेप्लिकेशन के साथ में क्या कर रहा है, ग्रोथ भी कर रहा है, मतलब ये बड़ा भी हो रहा है। या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि रेप्लिकेशन करने के साथ में छोटा भी हो रहा है। मतलब क्यों, क्योंकि 1 नैनोमीटर का था, आगे 2 पार्ट में चेंज हो गया तो 0.5 फिर आगे 4 में चला गया तो और इसकी साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ग्रोथ तो ये नहीं करेगा, रेप्लिकेट करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा। ना तो ग्रोथ को इंक्रीज करेगा और ना ही ग्रोथ को डिक्रीज करेगा। इसके अलावा तो दूसरे टर्म थी डिवीजन। डिवीजन मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये सेल आधी हो जाएंगी, ठीक है, सेल आधी नहीं होगी, रेप्लिकेट होंगी बट डिवीजन नहीं होगा। इसके साथ में क्या होता है, वायरस के स्ट्रक्चर, जो कि कल भी मैंने बताया था आप लोगों को थोड़ा सा एचपीवी के बारे में जब मैं बता रही थी कि वायरस में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है और इस न्यूक्लिक एसिड को कवर करने के लिए प्रोटीन भी होता है। न्यूक्लिक एसिड भी होगा और प्रोटीन भी होगा, ठीक है, दोनों पाए जाएंगे वायरस के अंदर। अब बात ये आती है कि वायरस बाकी के सेलुलर ऑर्गेनिज्म से कैसे अलग है। कैसे अलग है, देखो, जो बाकी के सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, मान लो ये कोई सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, जो भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल है, मतलब डीएनए है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए। डीएनए बाहर आगे क्या बना रहा है आपका, एमआरएनए, मतलब आरएनए नहीं पाया जाता। तो ये तो क्या हुआ,
एक नॉर्मल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन वायरस में क्या था, वायरस के अंदर या तो आपका डीएनए ही होगा या फिर आपका क्या होगा, आरएनए ही होगा। इसलिए वायरस को बाकी के सेलुलर ऑर्गेनिज्म से अलग रखा गया है, क्योंकि उसके अंदर या तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए के फॉर्म में रहेगा, डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में रहेगा, या फिर न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्टैंडर्ड के फॉर्म में रहेगा, और वो भी कौन से फॉर्म में, राइबोन्यूक्लिक एसिड के फॉर्म के अंदर। ठीक है, लेकिन जो बाकी के सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, गोल्जी बॉडी भी होती है, सभी प्रेजेंट रहती है। लेकिन वायरस में ऐसा नहीं होता है। वायरस में या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, या फिर आरएनए होगा। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इस तरीके से वायरस की जो पूरी कहानी है वो इस तरीके से निकल के आती है कि वायरस बैक्टीरिया से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसीलिए हम आगे जो पढ़ने वाले हैं ह्यूमन पिप्लोमा वायरस, तो उस वायरस वो कितना ज्यादा खतरनाक है उसको पढ़ने से पहले हमें ये तो पता चलना चाहिए कि वायरस होता क्या है। इसीलिए आज मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में वायरस